गोडसे की भतीजी, यानी गोडसे का खानदान, खून यहां वो भी है। और इस बात को किस ढंग से साबित करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि यहां कह के एक बात तो एक्सपोज कर चुके हैं कि यह मामला कहीं ना कहीं उसी उग्र हिंदुत्व की ओर जा रहा है जिसने महात्मा गांधी की जान ली थी। क्या उस दिशा में लेके जाने की कोशिश है? और अगर ऐसा है तो फिर यहां तो नफरत की खेती जो हो रही है, वहां पर राहुल गांधी उन चीजों को अब उस दिशा में जा रहे हैं जहां इन बातों को एक्सपोज कर पाए। पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे दिखाई दे रहा है, सुनील शुक्ला, यह माना जाए। धन्यवाद राजीव जी। ये वीर सावरकर के मुकदमे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या दक्षिणपंथी ताकतों ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपनी चीजों को चुस्त दुरुस्त नहीं किया। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं पुणे की विशेष अदालत में, वो जायज है, तथ्यपरक है। अगर आप अपने आप को वीर सावरकर के पैतृक पक्ष की ओर से उसके प्रतिनिधि मानते हैं, उनको उत्तराधिकारी मानते हैं, तो निश्चित रूप से आपके ननिहाल पक्ष का भी उल्लेख होगा, जिसको आप जाहिर नहीं करने देना चाहते। तो आपके जाहिर न करने देने से तो चीजें छुप नहीं जाएंगी, वो संभव नहीं है। अब ये बात आ गई कि सत्यकी सावरकर की माँ गोपाल गोडसे की बेटी और गोपाल गोडसे नाथूराम गोडसे के सगे भाई हैं जी। इस तथ्य को कुछ छुपा तो नहीं सकता ना। नहीं। अब यह तथ्य यह है, जब आ गया, न्यायालय ने भी कहा कि इनका प्रतिवाद कीजिए आप, न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट किया और सत्यकी सावरकर से कहा कि जो दावे राहुल गांधी ने अपने इस प्रत्युत्तर में कहे हैं उसके बारे में अपना काउंटर दीजिए आप। तो क्या इनकार कर देंगे कि मेरी माँ गोपाल गोडसे की बेटी नहीं थी? सवाल इस बात का। और नाथूराम गोडसे का जो लांछन है उससे यह भारतीय जनता पार्टी या तत्कालीन जनसंघ या संघ के लोग कितने घबराते रहे हैं, जिसका उल्लेख किया प्रेम कुमार जी ने कि सावरकर के अंतिम संस्कार में भी नेता शामिल नहीं जी। ये खुले रूप से कभी भी सावरकर के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई पड़े। सावरकर के किन ने जो बातें कही, सावरकर ने चाहे बीफ के बारे में कही हो, चाहे उन्होंने मुसलमान और क्रिश्चियंस के बारे में कही हो, मुसलमान महिलाओं के बारे में जो उन्होंने बातें कही हैं, ये तमाम चीजें तथ्यपरक है, इतिहासकारों ने उसका उल्लेख किया है। राहुल गांधी ने सभी चीजें खुल करके सामने रख दी। राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर के पूरी तरह से उनका नजरिया साफ था। उन्होंने कभी अपने आप को छिपाया नहीं और कभी भी दो तरह की बातें नहीं की। उनका जो वीर सावरकर के बारे में उनकी राय रही है वो सबके सामने इसको प्रकट करते रहे। संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सावरकर के बारे में दो रुख अख्तियार किया। आज उनके पास कोई ऐसा उनके योद्धा नहीं है जिसको लेकर के उसकी चर्चा कर ले, तो वीर सावरकर को स्थापित करने में लगे हुए हैं। ये वही वीर सावरकर हैं जिनके साथ कभी भी, जब ये महात्मा गांधी हत्याकांड का ट्रायल चल रहा था, तो उनके निधन के बाद भी, निधन के अवसर पर भी इन लोगों ने उनके साथ जुड़ने की कोशिश नहीं की, दिखाने, उनके साथ खड़े होने का भी कोई दिखावा तक नहीं किया। अब यह जब खुलासा होगा, लोगों के बीच में बात आएगी कि जो सत्यकी सावरकर अपनी बात कर रहे हैं वह नाथूराम गोडसे के परिवार से उनका ननिहाल बनता है। ये बड़ा सवाल है। महात्मा गांधी को लेकर के, महात्मा गांधी का विरोध करने की ताकत तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के किसी ने तरह नहीं कर पाए। सार्वजनिक रूप से भी कहते हैं कि मैं गांधी ही मेरे आदर्श है। गांधी के सामने सर झुकाना इनकी मजबूरी हो जाती है अपने तमाम राजनीतिक विरोधों के बावजूद। और ये जो राहुल गांधी खुलासे कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। फिर आप देश के बंटवारे की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया। देश के बंटवारे को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के सावरकर साहब की क्या राय रही है, इसका भी उल्लेख किया है राहुल गांधी ने अपने पत्र में, अपने जवाब में कोर्ट के, कि कौन किस तरह की बात करते रहे हैं और उनकी राय मोहम्मद अली जिन्ना के साथ किस तरह से मिलते जुलते रहे हैं, किस तरह की नजदीकियां इनकी उनके साथ रही हैं। तो गांधी हत्याकांड से लेकर के देश के बंटवारे तक के बारे में जो एक तरह का एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग कांग्रेस को लेकर के बनाते रहे हैं, ये पूरा का पूरा मामला उलटता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अदालती कागजात है ये कोई ऐसे नहीं है किसी ने कोई मैथोलॉजी से आप लेकर के आए। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, सबके सामने है। इन तथ्यों का आप खंडन नहीं कर सकते। इसी बात को राहुल गांधी बार बार कहते रहे और इन सभी संदर्भों से भारतीय जनता पार्टी के लोग बचने का प्रयास करते रहे। और वीर सावरकर के बारे में तरह तरह के उनके
अंडमान जेल में रहे, क्या रहे, ठीक है, उनके संघर्ष से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यह भी एक पक्ष रहा, उसको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उस पक्ष से, उन तथ्यों से आप अपनी दूरी नहीं बना सकते। मेरा अपना ये मानना है कि वीर सावरकर के इस मुद्दे को लेकर के जो राहुल गांधी पे बातों को रख रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में एक बड़ा सवाल पैदा करेगा। उन लोगों के मन में भी सवाल पैदा करेगा जो भारतीय जनता पार्टी के मिस इन्फॉर्मेशन के कारण तरह तरह के उनके बीच बातें कही जाती रही हैं और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जाती रही वीर सावरकर को लेकर के। राहुल गांधी ने जो कहा कि हम सावरकर नहीं है, माफी नहीं मांगे। क्यों नहीं माफी मांगेंगे? अब वो तमाम बातें उन्होंने कहनी शुरू कर दी है जब ये अदालत में मामला आया, और अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा। वहां तो पॉलिटिकल नैरेटिव चलेगा नहीं, वहां तो तथ्यों पे आपको बात करनी पड़ेगी, और अदालत ने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। इस क्रम में बीजेपी की सबसे बड़ी बेचैनी यह है कि वो उसका जो राष्ट्रवाद का नारा है वो चल नहीं पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, पहलगांव की घटनाक्रम के नाम पर उन्होंने बड़े प्रयास किए, तरह तरह की बातें की, लेकिन लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब यह सवाल पूछा जाने लगा है कि आखिर पहलगांव की घटना हुई क्यों, और अगर हम पाकिस्तान के साथ संघर्ष में गए तो संघर्ष का हासिल क्या है? आपने संघर्ष विराम किन स्थितियों में किया? क्यों कि संघर्ष विराम को लेकर के सवाल पूछे जाने चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सिखाया है। यह ज्ञान भारतीय जनता पार्टी का है। 1948 के संघर्ष विराम को लेकर के आज के केंद्रीय गृह मंत्री जी ने सवाल पैदा किए और कहे कि वह युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, वो संघर्ष विराम नहीं होना चाहिए था। अगर संघर्ष विराम नहीं हुआ होता तो पाक अधिकृत कश्मीर नहीं होता, पूरा कश्मीर हमारा होता। अगर 1948 का संघर्ष विराम आलोचना का विषय हो सकता है तो 2025 का यह संघर्ष विराम आलोचना का विषय क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि आखिर आपने संघर्ष विराम क्यों किया, किसके हस्तक्षेप से किया, किस तरह के आश्वासन से आपने किया, किन लोगों ने आपका आश्वासन दिया, जिन बातों को लेकर के, जिस मंतव्य को लेकर के आपने ये संघर्ष शुरू किया था, उसमें आपने आप क्या हासिल कर पाए? तरह इतने बड़े बड़े सवाल हैं। इन सवालों के बीच एक आर्टिफिशियल राष्ट्रवाद का नारा, एक फर्जी टाइप का राष्ट्रवाद का माहौल नहीं बना सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि 26 लोग पहलगांव में क्यों मारे गए, यह नरसंहार क्यों हो गया, ये चूक किसकी है, और इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? इस जवाबदेही से आप नहीं बच सकते हैं। केवल नारे लगा देने से ये बात नहीं बनने वाली है कि आप कुछ भी कर दीजिए और रोड शो में कुछ कर लाइए। और अब ये जो बातें और भी सामने आ रही हैं कि सैनिकों के परिवारों को कहा जा रहा है कि आप आकर के प्रधानमंत्री पे फूल बरसाइए, ये तो कभी नहीं हुआ, किसी इस देश के किसी राजनेता ने नहीं किया। अति लोकप्रिय और अति अलोकप्रिय किसी नेता ने काम नहीं किया। सेना की पीठ पे सवार होकर के जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का तरीका हो गया, इस पूरी तरह से इसका खुलासा होता दिखाई दे रहा। आप सैनिकों को निभाने के लिए, सेना के बीच में अपनी दखल बढ़ाने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का इन्होंने नारा दिया। क्या स्थिति है उसकी? किस कोने में उसका विरोध नहीं हो रहा है? किस तरह का संतोष लोगों के बीच में नहीं है? यह कि उस असंतोष की चर्चा आज का मीडिया नहीं करता, उसको भी आपने कुछ नहीं किया। ये अग्निवीर योजना ला करके आपने किस तरह की ताकत प्रदान कर दी सेना को, वो बड़ा सवाल है। इन सैनिकों के साथ जिन्होंने शहादत दी, उन परिवारों के साथ आपका रवैया क्या है? जी। जिन लोगों का जिन लोग हताहत हुए इस पूरे घटनाक्रम में, चाहे संघर्ष के दौरान, चाहे जिस कारण से संघर्ष पैदा हुआ पहलगांव की घटना के कारण, उन लोगों के बीच में आपने क्या किया? इस सरकार के दौरान आप कहते हैं कि पूरी की पूरी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, होनी भी चाहिए, लेकिन क्या उड़ी की घटना आतंकवादी घटना नहीं थी? पुलवामा की घटना के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसका आज तक का हासिल क्या है? कौन सी जांच पड़ताल हुई? ये उड़ी में आतंकी घटना करने वाले कौन थे, उनके बारे में कौन सी जानकारी है? ये जो पठानकोट में जो आतंकी घटना हुई, उसके बारे में क्या हुआ? क्या कोई तथ्य इस देश के सामने है? और इन तथ्यों की जवाबदेही के बगैर आप राष्ट्रवाद का नारा ही बना लेंगे। और अगर यह राष्ट्रवाद का नारा आपका इतना ही प्रभावी होता तो एक जगह जगह जो रोड शो हो रहा है वो उसी राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करने की कोशिश है, लेकिन वो सफल होता हो नहीं दिख रहा है। आप भले फूल बरसा लीजिए, लेकिन अगर आप अपने इन सवालों के जवाब आप नहीं देंगे तो चाहे आप कोई भी उपक्रम कर लीजिए, चाहे विदेशों में आप शिष्टमंडल भेज लीजिए, चाहे आप
जगह जगह रोड शोज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसका असर नहीं पड़ने वाला। और इस मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि हालांकि मैं साकिब साहब की बात से असहमत हूं कि नीतीश कुमार जी छोड़ देंगे। नीतीश कुमार जी कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के रहने से जो एनडीए को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का समर्थक उनको छोड़ के जा चुका है। नीतीश कुमार के एक समर्थक वर्ग गुड गवर्नेंस के नाम पर उनके साथ रहा, वो खत्म हो गया, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, और अति पिछड़े अति दलित के नाम पर जिन्होंने एक समर्थक वर्ग तैयार किया था वो उनसे बिखर गया, क्योंकि आरक्षण का सवाल हो, उनको मुख्य धारा में लाने का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, उस किसी मसले पर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार इस सरकार के खिलाफ नजर नहीं आई, कभी किसी मौके पर नहीं बोली, चाहे दलितों का उत्पीड़न का मुद्दा रहा हो, चाहे ऐसा कोई विषय रहा हो। और इसलिए पिछले जितने लगभग 20 साल से अधिक समय से नीतीश कुमार जी और कुछ समय को छोड़ करके बीजेपी को हटा दिया जाए तो बीजेपी इनके साथ रहे, मिला क्या बिहार? जो बिहार का विषय था, जो उसका विकास का मुद्दा था, पलायन का विषय था, कृषि का सवाल था, आधारभूत संरचनाओं का मुद्दा था, उद्योग के विकास का मुद्दा था, उत्पादन का सवाल था, कनेक्टिविटीज के इशू थे, वो क्या हुआ, किस मामले में गया? तो मेरा अपना मानना यह है कि बिहार के चुनाव में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नारे को कमजोर होता देखकर या उसके प्रभाव को घटते प्रभाव के कारण ये बेचैनी है बीजेपी में, और इस कारण से मोदी जी लगातार इस नारे को बुलंद करने में लगे हुए हैं। मैं मानता हूं कि जिन वायदों के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार में गई थी, जिसका कारण उसको समर्थन मिला था, वो कोई भी चीज वहां पूरी नहीं हुई, और हिंदुत्व का नारा तो कतई वहां चलने वाला नहीं। वहां सामाजिक न्याय का मसला, सामाजिक सशक्तिकरण का विषय गंभीर है, और युवाओं में रोजगार और उद्योग, ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण है। इन दोनों मुद्दों पर नीतीश कुमार जी और बीजेपी दोनों विफल है। जी बिल्कुल बिल्कुल।